मणिपाल कैंसर जो केयर है ढाकुरिया हॉस्पिटल, वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर यूनिट है ये। यहाँ पे जब मैं बोलता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर यूनिट, इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मली कोई भी कैंसर होता है उसमें नॉर्मली 3 तरह के ट्रीटमेंट लगते हैं। एक होता है सर्जरी, एक होता है कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी, और तीसरा जो होता है वो रेडिएशन थेरेपी। तो ये तीनों चीज़ें जब एक ही छत के नीचे होती है, एक ही रूफ के नीचे होती है, तब उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर बोलते हैं। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, खैनी, गुटखा, तंबाकू और शराब का सेवन करने से आपको कर्कट रोग हो सकता है। यदि आप इसका सेवन नहीं भी करते हैं तो भी आप इसकी चपेट में आ सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा जा रहा है कि यंग जनरेशन यानी युवा पीढ़ी इसका शिकार हो रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है, इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर आशुतोष डागा। जी हाँ, ये मणिपाल हॉस्पिटल्स से जुड़े हुए हैं। ये शहर के प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ माने जाते हैं। सर जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं कि आज आपने समय निकाला। थैंक यू आज ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने एक टॉपिक चुना है कि यंग जनरेशन, उसके अंदर जो लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं उसके कारण क्या चेंजेस आ रहे हैं ना। मतलब कैंसर तो एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ही, पर उसके अलावा भी बॉडी में ऐसे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ हुआ, हाइपरटेंशन हुआ। जो पहले बीमारियां हम लोग 60-70 साल के लोगों में देखते थे, वो अभी 30-40 साल के लोगों में, 25 साल के लोगों में भी हम लोग देख पा रहे हैं। तो सिर्फ मेरे को लगता है लाइफस्टाइल चेंजेस में सिर्फ कैंसर ही नहीं, बाकी बीमारियां भी बहुत सारी एक प्रॉब्लम बन के उभर रही है यंग जनरेशन के अंदर। सर, तो क्या ये लाइफस्टाइल बीमारी का नाम इसे दिया जा सकता है? कुछ हद तक मैं बोलूँगा कि हाँ, लाइफस्टाइल बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है। उसमें कुछ परसेंटेज चांस ऐसा होता है कि हाँ, हो सकता है कि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं। संभवतः हम लोग मानते हैं जो यंग कैंसर का मतलब जो कैंसर्स नॉर्मली 40 साल से कम में हो रहे हैं, तो उसके अंदर जीन्स का कुछ इश्यूज रहता है। सबको नहीं होता है, बट हाँ, लगभग हम ये मानते हैं कि 10% के आसपास ऐसे पेशेंट्स हो सकते हैं जिनको कैंसर हो रहा है, वो जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण हो रहा है। शायद उनके घर में मदर को, फादर को, या उनके भाई बहनों के साइड में, या उनके दूसरे जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जिनको हम बोलते हैं, उनके अंदर ऐसी शिकायत होगी। जब हम डिटेल हिस्ट्री लेते हैं तब हमको पता लगता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग स्क्रीन करते हैं, शायद जेनेटिक काउंसलिंग या जेनेटिक टेस्ट की ज़रूरत लगे। बट सबके लिए ऐसा नहीं है। एक मैक्सिमम जो एक पार्ट है, जो मैक्सिमम जो एक बोलते हैं चंक है, वो अभी भी मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हुए हैं उसके कारण ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सर, क्या लक्षण देखे जाते हैं अक्सर ऐसे केसेस में? अभी जब हम यंग कैंसर की बात करते हैं तो मैं शुरुआत से शुरू करूंगा। अब जैसे कई लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई बच्चों में भी तो कैंसर होता है, वो तो कुछ भी नहीं करते हैं। तो बच्चों में जो कैंसर होते हैं नॉर्मली जो सबसे कॉमन कैंसर है वो होता है लिम्फोमा बोल के, ब्लड रिलेटेड कैंसर है, ल्यूकीमिया बोल के होता है, या फिर कुछ केसेस में ब्रेन कैंसर हुआ, या फिर जिनको हम लोग बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर्स। तो ऐसे कुछ और भी कैंसर्स हैं जो बच्चों में, न्यूरोब्लास्टोमा करके एक बीमारी होती है, वो बहुत कॉमन होती है पहले 3 साल 4 साल के अंदर। विल्म्स ट्यूमर, किडनी का कैंसर होता है। तो बट उसका कारण दूसरा होता है। उसमें कुछ परसेंटेज, जैसे मैंने आपको बताया कि जेनेटिक कॉजेस होते हैं, बट कुछ केसेस में हमको नहीं भी मिलते हैं। तो अब उन पेशेंट्स के अंदर
ये बहुत ज़रूरी है कि सिम्टम्स पहले पकड़ना, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जो बच्चों के कैंसर होते हैं, स्पेशली जो 10 साल 15 साल के अंदर अंदर जो होते हैं, वो बहुत एग्रेसिव होते हैं। बट दूसरा जो मैं स्पेक्ट्रम बोलूँगा कि अगर वो जल्दी डायग्नोज होते हैं तो वो क्योर रेट भी उनका बहुत ज़्यादा है। मतलब कैंसर्स के अंदर, बच्चों के अंदर जो कैंसर होते हैं उनका क्योर रेट लगभग 70-80% है। यही बड़ों के अंदर एक जनरली हम लोग मानते हैं क्योर रेट अराउंड 40-50% होता है। तो जैसे मान लीजिए बच्चों के अंदर किसी को बुखार बार बार आ रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है कहीं से, या फिर बच्चा जो है वो धीरे धीरे उसका वेट लूज हो रहा है, खाना खाना बंद कर दिया, आपने जनरल टेस्ट करवा लिया, पीडियाट्रिशियन को दिखा दिया, कुछ कॉज नहीं मिल रहा है, या गले में या कहीं पे भी ऐसी कोई गांठ जो धीरे धीरे बढ़ रही हो, तो वो सिम्टम होता है कैंसर का। पेट में आप देख पा रहे हैं एक जगह, एक पर्टिकुलर साइड में कोई स्वेलिंग है जो, या स्फूलन है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको दर्द हो रहा है, जो आप नॉर्मल टेस्ट कराने से भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो आई थिंक उन सब केसेस में एक ज़रूरी होता है कि एक कैंसर, एक जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एक पॉसिबिलिटी, ये हमेशा एक दिमाग में रहनी चाहिए। सेकंड मैं बात करता हूँ जो आज के यंग जनरेशन जो कि कॉलेज गोइंग चिल्ड्रंस हैं, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए बट ये जो एक प्रचलन चला है स्मोकिंग का, स्पेशली कॉलेज गोइंग, ये मानते हैं कि एक फैशन है, ये एक कूल होने का ट्रेंड है। जब तक मैं उनकी गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनको कोई समझाने वाला नहीं होता है, उनको ये चीज़ समझाने वाला नहीं होता है कि भाई ये चीज़ आज आपको जो कूल लग रही है वो ही आपको बाद में जाके फुल बनाएगी। तो उसका इफेक्ट आते आते 10-12-15 साल लगते हैं, पर तब तक तो वो एक आदत बन जाती है। जो कूलनेस के लिए जो हैबिट हम शुरू करते हैं वो एक आदत बन जाती है। तो अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ एक डॉक्टर का काम है, आई थिंक एक कम्युनिटी में भी अगर आप किसी बच्चे को, 15 साल के बच्चे को या बच्चियों को अगर आप स्मोक करते हुए देख रहे हैं, या फिर खैनी, तंबाकू, सिगरेट, इन सब का सेवन करते हुए देख रहे हैं, तो मेरे को लगता है एज अ कम्युनिटी हमको ये उनको समझाना चाहिए कि देखिए कि ये आपको आज एक हाई देगा, या आपको लगता है कि ये बहुत ही फैशनेबल चीज़ है, बट 10 साल बाद में आपको समझ में आएगा कि ये ना सिर्फ आपके लिए एक हेल्थ हज़ार्ड है कैंसर के लिए, बट इससे किडनी पे, लंग्स पे, और मैं बोलता हूँ डायबिटीज़ होने का, प्रेशर होने का, ये सब बीमारियाँ भी ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा होती है। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग अगर लंबे टाइम तक स्मोकिंग करते हैं, या खैनी या तंबाकू या सिगरेट का सेवन करते हैं, वो अगर इमीडिएटली स्टॉप कर भी दें कुछ साल करने के बाद भी, तब भी उनमें हमेशा कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा रिस्क रहता है बाकी जनरल पॉपुलेशन के तुलना में भी। तो अब समझिए जो चीज़ आप छोड़ने के बाद भी आपके अंदर इतना ज़्यादा एक अफेक्ट डाल रही, एक वो बोलते हैं ना कि आपके बॉडी के मैकेनिज्म को इस तरह से चेंज कर देती है कि आप पूरी तरीके से वो सेवन बंद भी कर दें, हाँ अब डेफिनेटली कम होता है, मतलब 80-90% कम हो जाता है, पर वो बेस लाइन पे कभी नहीं आता। तो ऐसी चीज़ शुरू ही क्यों करनी जिसका लॉन्ग टर्म में इतना ज़्यादा इफेक्ट होता हो। सर आजकल मतलब हेड एंड नेक कैंसर मतलब ज़्यादा देखा जा रहा है, सरकार भी लगी हुई है, मतलब इसका प्रचार भी कर रही है। किसी भी सिनेमा हॉल में जाओ, सिनेमा के शुरू होने से पहले ही इसका एक विज्ञापन मतलब चालू हो जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे मतलब इसको आप लोग डिटेक्ट कर रहे हैं, कैसे इसका इलाज आप लोग कर रहे हैं, क्या आप कहना चाहते हैं सर? घूम फिर के बात वहीं आती है कि देखिए हेड एंड नेक कैंसर का जो इंडिया हेड एंड नेक कैंसर का कैपिटल है वर्ल्ड का, क्योंकि हम जैसे बाहरी देशों में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर हमको देखने को मिलता है लंग कैंसर या आंत का कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर। इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर हमने को देखने को मिलता है वो है मुंह का, जीभ का कैंसर या गले का कैंसर, जिसको हम हेड एंड नेक कैंसर बोलते हैं। तो हेड एंड नेक कैंसर आपके लिप्स से लेकर आपका वॉइस बॉक्स, जहाँ से आपका आवाज़ निकलता है, वहाँ के बीच में कोई भी कैंसर होता है तो उसको हम हेड एंड नेक कैंसर बोलते हैं। उसका मेन कारण जो है, मतलब 90% केस में जो कारण होता है वो हिस्ट्री हमको ये मिलती है, या तो पेशेंट या फैमिली मेम्बर में से कोई भी ये बताएगा आपको कि ये पेशेंट पहले तंबाकू खाता था या अभी भी सेवन करता है। और तंबाकू में भी सबसे ज़्यादा ख़राब जो चीज़ होती है वो गुटखा होता है, ठीक है। और
या तो उन्होंने 10 साल पहले बंद कर दिया था तब भी उनको कैंसर हुआ, जो मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ बेसलाइन रिस्क रहता है, या फिर अभी भी खाते हैं। तो उसमें नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि जो लोग तंबाकू का सेवन 10-15 साल से कर रहे हैं उनमें देखने को मिलता है। ये कोई रूल नहीं है, कुछ पेशेंट में 5 साल में भी डेवलप हो जाता है, कुछ पेशेंट में 25 साल में भी डेवलप नहीं होता। तो उसमें एक स्टेजेस होती है, उसको बोलते हैं हम ल्यूकोप्लेकिया, इरिथ्रोप्लेकिया। मतलब ये वो चीज़ें हैं वो जो आपको बताएगी कि आप जब मुंह में एग्जामिनेशन करेंगे तब आपको सफ़ेद चीज़ दिखेगी, आपको लगेगा आपका मुंह खुलने में आपको दिक्कत हो रही है, या फिर आप कोई भी स्पाइसी फूड खाते हैं तो बहुत ज़्यादा जलता है, नॉर्मल खाना भी कई बार जलना शुरू करता है। तो ये ल्यूकोप्लेकिया मतलब सफ़ेद होना और इरिथ्रोप्लेकिया मतलब लाल होना, तो ये प्री कैंसरस कंडीशंस होती है। तो ये एक बार जब डेवलप होना शुरू हो जाती है तो उसके बाद में फिर ये कैंसर में नॉर्मली डेवलप होता है। तो इसीलिए ये चीज़ अगर आपको डेवलप नहीं हुई है तब आप तंबाकू का सेवन बंद करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगर कोई भी पेशेंट को मान लीजिए तंबाकू खा रहा है और हेड एंड नेक कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, अगर वो तब भी बंद करे तब भी उसको फायदा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए उसका जो भी ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुआ, कीमोथेरेपी हुआ, कुछ भी हुआ, अगर आप तंबाकू खाते खाते इन सब का ट्रीटमेंट करेंगे तो एक तो ट्रीटमेंट का जो इफेक्टिवनेस होगा, जो प्रभाव होगा वो बहुत कम होगा। सेकंड, कैंसर आने का चांस ऑलमोस्ट ऐसे पेशेंट्स में बाकी कैंसर के पेशेंट्स की तुलना में हमेशा ज़्यादा होता है। तो ना सिर्फ ट्रीटमेंट पे बल्कि बीमारी वापस आने में भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तंबाकू पहली बात है शुरू ना करें, और अगर आप तक ये मैसेज पहुंच रहा है तो एटलीस्ट आज से ही तंबाकू बंद कर दीजिए। देखिए, मैं ये मानता हूं कि मैंने बोल दिया और बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कई बार डी एडिक्शन पूरा एक प्रोग्राम होता है जिसमें साइको ऑन्कोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, उन सब का भी हेल्प लगता है। वो कैसे निकोटीन का जो डिपेंडेंस है, क्योंकि इन सब चीज़ों में निकोटीन होता है, तो उसका डिपेंडेंस कैसे कम कर सकते हैं, उसका एक प्रोग्राम होता है। तो मेरे हिसाब से आप मेडिकल हेल्प की हेल्प लीजिए, ताकि क्या हो कि एटलीस्ट ये जो चीज़ है आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान ना पहुंचाए। ओके। सर, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मणिपाल अस्पताल मतलब हर तरह के कैंसर की चिकित्सा मतलब कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? सो मणिपाल कैंसर जो केयर है ढाकुरिया हॉस्पिटल, वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर यूनिट है ये। यहाँ पे जब मैं बोलता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर यूनिट, इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मली कोई भी कैंसर होता है उसमें नॉर्मली 3 तरह के ट्रीटमेंट लगते हैं। एक होता है सर्जरी, एक होता है कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी, जो और तीसरा जो होता है वो रेडिएशन थेरेपी। तो ये तीनों चीज़ें जब एक ही छत के नीचे होती है, एक ही रूफ के नीचे होती है, तब उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर बोलते हैं। तो मणिपाल ढाकुरिया के अंदर अभी हमारी जो पूरी टीम है, यंग टीम है, डायनामिक टीम है, तो उसमें हम लोग सब चीज़ एज अ ग्रुप, हम लोग इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं करते, एज अ ग्रुप प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि ऑन्कोलॉजी में मानता हूँ एक सिंगल मैन शो नहीं है। जैसे मैंने आज बोल दिया कि मैं ही सब पेशेंट ट्रीट कर सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है। मुझे सर्जरी की भी हेल्प लगेगी, मुझे रेडिएशन की भी हेल्प लगेगी, तो हम लोग एज ए टीम काम करते हैं। तो हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर यूनिट चला रहे हैं, जिसका अपग्रेडेशन अभी चल रहा है। विद इन कुछ मंथ्स आपको और नए डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे। एंड एक जो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से चीज़ बताना चाहते हैं कि हम लोग ट्यूमर बोर्ड मीटिंग्स करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग सब डॉक्टर्स, जैसे आप और मैं आज बैठे हैं एक रूम के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, वैसे ही सब डॉक्टर्स बैठ के सब पेशेंट्स के लिए डिस्कस करते हैं और पेशेंट फैमिली को बुलाते हैं, ताकि उनको समझाया जा सके कि ये आपका प्लान रहेगा, ये चीज़ें आपको करनी है, ताकि जो क्वेश्चन एंड आंसर और जो कम्युनिकेशन है वो उसमें कोई गैप्स ना रहे। और पेशेंट का इसके अंदर कंसल्टेशन टाइम बचता है। जब सब डॉक्टर उसको एक ही रूफ के अंदर मिल जाते हैं तो पेशेंट केयर बेटर होता है, कम्युनिकेशन बेटर होता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनता है, एंड सबसे बड़ी बात है कि टाइम पीरियड जो होता है ट्रीटमेंट ड्यूरेशन का छोटा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी। आर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।